साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर और यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बहुत अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो जैसा कि आपको यहाँ पे थंबनेल में दिख सकता है कि यहाँ पे हमने 2 दिन पहले आपका आईसीएमआर जेआरएफ जो कि अब डीएचआर आईसीएमआर के नाम से हो गया है, ब्रेट इसको हम बोल रहे हैं, ठीक है? बायोमेडिकल रिसर्च इन एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से अब हो गया है। इसकी पूरी पेपर का जो न्यू पेपर पैटर्न है और किस तरीके से ये सारी चीज़ें घटित होने वाली हैं, उसके बारे में हमने सारी चर्चा कर लिया था। बट 1-2 प्रश्न ऐसे थे जिनका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है कि क्या यहाँ पे क्वालिफिकेशन मार्क होने वाला है, जैसा कि आपको जेन्युइन आईसीएमआर के एग्जाम में मिलता है। हालाँकि मेरिट लिस्ट अलग डिपेंड करती है, वो तो आपके बच्चों के नंबर्स पे डिपेंड करता है, बट एक फिर भी आईसीएमआर जो कि आपको मेरे साथ जुड़े होंगे, तो अगर आपने लास्ट वीडियोज़ देखे होंगे, अगर आपने लास्ट ईयर के, तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा है कि आईसीएमआर किस तरीके से अपने स्टूडेंट्स को क्वालीफाई कराता है। मिनिमम उनके एंट्रेंस में आपको कुछ मार्क्स उन्होंने बताए हुए हैं, जो कि लास्ट ईयर तक रहता था कि आपको 55% मार्क्स पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए या 50% आपके एससी-एसटी के लिए आपको लाना ही लाना है, तभी आप क्वालीफाई करेंगे, भले ही चाहे वो कट ऑफ नीचे जाए या ऊपर जाए। फिर उसके बाद वो देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स क्वालीफाई हो रहे हैं। तो चूँकि इसका जवाब आईसीएमआर की बुकलेट में नहीं था, तो इसके लिए मैंने थोड़ा-सा यहाँ पे रिसर्च किया और मैंने जानने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ पे डीएचआर का नाम आपस में जुड़ गया है, तो मैंने इसमें डीएचआर की वेबसाइट पे जब मैं गया, तो वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च की वेबसाइट पे गया और यहाँ पे मुझे बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिले। तो जैसा कि आप डैशबोर्ड पे देख सकते हैं कि इतनी सारे जो स्कीम्स हैं, वो डीएचआर की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें हमें जो मतलब है, वो हमें नॉन मेडिकल फेलोशिप फॉर पीएचडी, जिसको पहले आईसीएमआर जेआरएफ बोला जाता था और अब इसको हम क्या बोलने लगे हैं, ब्रेट के नाम से जानने लगे हैं। ठीक है? अब इसी वेबसाइट पे जब हम जाते हैं, तो यहाँ पे आपको डाउनलोड्स के ऑप्शन में आपको एचआरडी पर जब आप क्लिक करेंगे, तो इस तरीके से आपको पूरी गाइडलाइंस देखने को मिलेगी। तो मैंने इंटरेस्टिंगली यहाँ पे स्कीम की गाइडलाइन को जब मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया, तो आपको जब डाउनलोड करेंगे, तो आपको पूरा एक पीडीएफ यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा और जब आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे, तो उसमें क्या एक इम्पोर्टेंट निचोड़ आपके सामने आया है, तो उसको मैं यहाँ पे हाइलाइट करूँगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिससे आपको समझ में आएगा कि आपको किस तरीके से यहाँ पे प्रिपरेशन करनी है और क्या एग्जैक्ट कहानी यहाँ पे होने वाली है। तो ये आपका गाइडलाइंस है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। 2025-26 तक ये आपका एप्लीकेबल है और ये आपका अप्रैल 2024 में पब्लिश किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको इसके बारे में समझना। तो चूँकि जैसा कि मैंने आपको बताया, हमें जो मतलब है, वो हमको नॉन मेडिकल फेलोशिप फॉर पीएचडी बायोमेडिकल रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से मतलब है और ये दिया किसको जा रहा है, तो ये आपके यंग साइंस पोस्ट ग्रेजुएट एप्लीकेंट्स यानी कि एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए है, कि ताकि वो अपनी पीएचडी की डिग्री को परस्यू कर सके अंडर वेरियस डिसिप्लिन इन द फील्ड ऑफ बायोमेडिकल साइंस के अंतर्गत आप अपना कार्य कर सकें। एलिजिबिलिटी क्या है, ये भी चीज़ें यहाँ पे आपको पता ही चल गया कि आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी आपके रिकॉग्नाइजेशन यूजीसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से आपका होना चाहिए। पीएचडी टॉपिक जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात रखी गई है, वो आपका शुड बी रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट एरिया रिलेटेड टू बायोमेडिकल साइंस एज पर द डीएचआर आईसीएमआर मैंडेट के हिसाब से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी भी टॉपिक पे आप रिसर्च कर लें, आपका ऐसा टॉपिक होना चाहिए जो आप बायोमेडिकल रिसर्च से होता हुआ जाए। तो ये खैर आपके लिए बाद की बात है। और एक जो बदलाव यहाँ पे इन्होंने किया है अपने एग्ज़ाम में, पहले जो एज लिमिट थी ये आपकी 28 इयर्स थी, लेकिन अब इसको बढ़ा के इन्होंने 30 ईयर कर दिया है, तो ये एक आपका प्लस पॉइंट है, जो कि आपको याद रखना है। कैटेगरी में जो कि मैंने लास्ट में असम्पशन से ही मैंने बोला था कि वहाँ पे 500 फेलोशिप की बात इन्होंने किया था, तो मैंने वहाँ पे बोला था कि कुछ इसी तरीके की चीज़ें होंगी, तो ये 2 कैटेगरी में आपका रिज़ल्ट आएगा, जिसमें पहला रिज़ल्ट जो होगा वो परस्यू कर सकते हैं डॉक्टर डिग्री फ्रॉम यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हो सकती है या रिसर्च इंस्टीट्यूशन हो सकता है या कोई भी भारत में इंस्टीट्यूट हो सकती है जहाँ पे आप रिसर्च कर सकते हैं। दूसरे कैटेगरी के जो स्टूडेंट होंगे वो क्या कर सकते हैं, वो अपनी डॉक्टर डिग्री को परस्यू कर सकते हैं इन द 27 आईसीएमआर इंस्टीट्यूट या सेंटर, यानी कि जब आप मान लो कि इसमें जो 500 का डिफरेंशिएट किया जाएगा, तो 300 और 200 के हिसाब से किया जाएगा। 300 जो कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि आईसीएमआर जो था वो 150 फेलोशिप देता था, ये इनिशियली था, 2022 तक इसी तरीके से चला है, थोड़ी बहुत चीजें अप्स डाउन होती रहती है। 2023 का जब आप इसका बुकलेट देखेंगे, तो वहाँ पे 165 फेलोशिप बोला था और यहाँ पे इन्होंने फेलोशिप को थोड़ा इंक्रीज किया, रिवाइज्ड रिजल्ट आया, जहाँ पे नोटिफिकेशन के साथ 300 फेलोशिप कर दिया। लेकिन इस बुकलेट में जब नया इस बार का बुकलेट आया है, वहाँ पे 500 फेलोशिप की बात की गई है। तो वो कहाँ कैसे फिट होगा, उसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो 500 में 300 200 का क्राइटेरिया होगा। 300 स्टूडेंट्स जो टॉप 300 होंगे, वो कहीं से भी पीएचडी कर सकते हैं और रिमेनिंग 200 जो होंगे, वो केवल आईसीएमआर इंस्टीट्यूट में कर सकते हैं, वेर इन दे विल बी रजिस्टर्ड फॉर पीएचडी अंडर द न्यूली स्टेबलाइज्ड एसीएसआईआर आईसीएमआर फैकल्टी ऑफ द मेडिकल रिसर्च। तो खैर, इससे भी आपको कोई नुकसान नहीं है, बट यही है कि आप थोड़े से रिस्ट्रिक्ट
हो जाएँगे कि आपको केवल और केवल आईसीएमआर के इंस्टीट्यूट में करना है। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा, यहाँ पे इन्होंने सारी बातों को खुल के बताया है। तो एप्लीकेंट्स जो होंगे वो विल बी अपीयर टू एंट्रेंस टेस्ट आपको देना होगा, डीएचआर, एसएमआर इन कोलैबोरेशन विद एनटीए आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगी, जिसको हम ब्रेट के नाम से जानेंगे। अब ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पे आपको कितने प्रतिशत मार्क्स आपको यहाँ पे गेन करने हैं, और यहाँ पे भी आईसीएमआर ने आपको थोड़ा-सा डीएचआर, आईसीएमआर ने क्या किया है, आपको सिलेक्शन का मतलब आपको रिलैक्सेशन ही दिया है। तो जो आपकी कंबाइंड मेरिट लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की बनेगी, क्वालिफाइड करेंगे ब्रेट में, वो 50% मार्क होना चाहिए आपका जनरल, अनरिजर्व्ड, ओबीसी, पीडब्ल्यू, बीडी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, और 45% आपका एससी एसटी है। यहाँ पे याद रखिएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आपको लगा दिया हूँ, ये लास्ट ईयर का मैंने बुकलेट का लगाया है, जहाँ पे जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको बोथ सेक्शन मिला के आपको 55% मार्क्स लाने होते थे, और 50% आपका ओबीसी के लिए था। हालांकि बहुत पहले ओबीसी का भी 55% होता था, लेकिन ये आपका शायद 2021 से इन्होंने ओबीसी को भी 50% में ला दिया था, 21 या 22 से जो भी रहा होगा। तो ये इंपॉर्टेंट कहानी आपकी है, लेकिन यहाँ पे भी अब आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया है, तो यानी कि जनरल के स्टूडेंट्स को भी, यानी कि पेपर पैटर्न तो वही 150 क्वेश्चन होंगे, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी, तो यानी कि अब आपको केवल और केवल इस पैटर्न के हिसाब से 50% स्कोर करना ही करना है। यानी कि 150 का अगर आप 50% निकालोगे, तो यानी कि 75 नंबर तो आपको लाने ही लाने हैं। अगर इसके नीचे आप लाते हो तो आप डिस्क्वालीफाई रहोगे। जब आप इतने नंबर आएंगे, फिर वो चेक करेंगे कि हाँ भैया, इस 75 नंबर के आगे कितने बच्चे मौजूद हैं। समझ रहे हो बात को, कि इससे ज्यादा और समझाया जाए? ठीक है, तब आपकी कहानी बनेगी। तो यानी कि जो पहला क्राइटेरिया यहाँ पर होगा कि आपको 50% मार्क्स जो है वो आपको यहाँ पे ऑब्टेन करने ही करने हैं। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं, तो आपको 45% मार्क्स लाने होंगे, विल बी बेस्ड अपॉन देयर बेसिस ऑफ देयर स्कोर्स इन द अबव टेस्ट फॉर द ईयर 2024-25। द कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड आईसीएमआर जेआरएफ एग्जाम इन द प्रीवियस ईयर विल बी अलाउड। ये लाइन का मतलब थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है, उतना क्लियर मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि शायद लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स में भी जो अगर एडमिशन नहीं ले पाए हैं, उनको भी ये दे देंगे एडमिशन, कि कुछ इसी तरीके की बात कर रहे हैं। बट ओवरऑल यहाँ पे जो आपकी ब्रेट में आपके 50% मार्क्स आपको स्कोर करने ही करने हैं। द नंबर ऑफ फेलोशिप फॉर फर्स्ट 60% ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट्स, यानी कि जो आपके करंटली जो आपके 300 फेलोज जो मैंने आपको बताया, मे बी इंक्रीज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड, एंड दे मे एनरोल फॉर पीएचडी प्रोग्राम, किसी भी बायोमेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं। रिमेनिंग 40% जो आपके होंगे, वो नंबर घट या बढ़ भी सकता है, और वो केवल 27 आईसीएमआर फेलोशिप में इंक्लूड होंगे। Candidates will be selected from the waiting list if any of the above selected fellow या fellow do not join the fellowship। ये कार्य इन्होंने अच्छा किया। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के 1-2 एग्जाम क्वालिफाई हो जाते हैं, तो किसी पर्टिकुलर फेलोशिप को एक्टिवेट करा लेते हैं, तो किसी भी एक फेलोशिप जो होती है वो उनकी वेस्ट हो जाती है। तो वो फेलोशिप मतलब सरकार की वो फेलोशिप वेस्ट ना हो, इसके लिए जब ये रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, तो वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट की भी लिस्ट वो अपने पास रखेंगे, ताकि अगर कोई स्टूडेंट ज्वाइन नहीं करता है, तो आपके पास मैसेज या मेल किया जाएगा कि भैया आपके पास भी ऑप्शन है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। द टॉप 10% इन द मेरिट लिस्ट शैल बी रिवार्डेड फॉर देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एज एन एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस रिवार्ड उनको दिया जाएगा। ये कुछ चीजें हैं। अब इसके अंतर्गत क्या देंगे, ये जब आपका एग्जाम कंडक्ट होकर आपको अवार्ड लेटर मिलेगा, तभी आपको पता चलेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो 300 और 200 वाली कहानी आपको पता चल गई। अब इसके बाद जो नॉर्मल चीजें होती है कि आपको कंटीजेंसी ग्रांट आपको 1 लाख पर एनम दिया जाएगा। ठीक है, रिसिप्ट जो होंगे, जो कि 4th नंबर पे होंगे। ठीक है, जो कि आपको अबव शैल बी पॉइंट नंबर 4 अबव, यानी कि उनको entitled to get a research contingency per annum only for JRF tenure and will also be eligible to apply for one time DHR international travel grant भी उनको दिया जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कह रहे हैं कि द रिसिपिएंट्स एज पर पॉइंट नंबर 4 अबव, यानी कि चौथे के ऊपर वाले, यानी कि जो स्पेशल आपके 300 स्टूडेंट्स होंगे, शैल बी इंटाइटल्ड टू गेट अ रिसर्च कंटीजेंसी ऑफ रुपीज 1 लाख पर एनम ओनली फॉर जेआरएफ टेन्योर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको 1 लाख रुपए जो आपको दिया जाएगा, जो कि आपका कंटीजेंसी ग्रांट होगा, मतलब आपने किसी भी, जो कि आप रिसर्च के लिए या आपने किसी और चीजों के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो पैसे आपको दिया जाएगा, एनुअली आपको दिया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको एक टाइम के लिए आप डीएचआर इंटरनेशनल ग्रांट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ट्रैवल ग्रांट सपोर्ट भी आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपकी हो जाती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं
एससी, एसटी, ओबीसी पर्सन्स के लिए जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी, वो आपके लिए अप्लाई होगी, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, तो यानी कि जो 300 फेलो जो आपके रिमेनिंग जो ऊपर वाले फेलो हैं, उनके लिए स्पेशल चीज़ें की गई हैं, ठीक है? तो ये बात याद रखिएगा, अगर आप ऊपर की लिस्ट में आते हैं, तो आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। टेन्योर जो हो सकता है, वो आपका जेआरएफ का 2 से 3 ईयर ही हो सकता है, फिर उसके बाद आप एसआरएफ कंसीडर होंगे। जेआरएफ जो होगा, वो आपका 2 ईयर्स होगा, फिर उसके बाद आपको एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह सबमिट करना होगा, ये सारी कहानी हो जाएगी। बाकी 5-6 साल से ज़्यादा आपका पीएचडी का टेन्योर नहीं हो सकता है। स्टाइपेंड जो है ये आपका न्यू फेलोशिप के अकॉर्डिंग 37,000 प्लस एचआरए यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, तो ये भी चीज़ इन्होंने कर दिया है और कंटीजेंसी ऑफ रुपीज़ 20,000 पर एनम विल बी पेड पर फेलो फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 5 ईयर और कंप्लीशन ऑफ पीएचडी व्हिचएवर इज अ अर्लियर। जो भी चीज़ होगा 20,000 पर एनम आपको मिलेगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपके भारत सरकार के हिसाब से ही है, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है और यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे जो कंटीजेंसी का अमाउंट है, ये आपको ज़्यादा दिया जाएगा अगर आप ऊपर वाली लिस्ट में आते हैं। 1 लाख पर एनम हो जाएगा, यानी कि आपको 300 वाली लिस्ट में आते हैं, तो आपको 1 लाख रुपीज़ कंटीजेंसी मिलेगा और रिमेनिंग के लिए आपका 20,000 पर एनम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है, तो काफ़ी चीज़ें स्टूडेंट के फेवरेबल में यहाँ पे किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि आपको अब यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि आपको यहाँ पे कितने स्कोर्स करने होंगे। तो मुझे लगता है कि पूरी की पूरी जो कहानी है वो आईसीएमआर जेआरएफ के तरीके ही होने वाली है। 5% का रिलैक्सेशन आपको दे दिया गया है, तो 50% मार्क्स आपको जनरल कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपको इतना तो स्कोर करना ही करना है और बाकी बियॉन्ड द लिमिट आप जितना कर सके उतना ही आपको इस एग्जाम में बेहतर होगा। और मुझे लगता है कि आपका ये जो जैसा कि बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज भी आ रही थी, तो हालांकि फर्स्ट टाइम एग्जाम है तो कोई बहुत बहुत पुख्ता तौर पे प्रिडिक्ट करना तो ना आसान नहीं है, बट फिर भी आपका जो डिसेंट जिस तरीके से कट ऑफ जाती थी आपको उसी तरीके से करना होगा और आपका ये 150 नंबर का जो आपका पेपर है, अगर मुझे लगता है कि चूंकि पहला बार एग्जाम है तो बहुत सारे स्टूडेंट डायलेमा में भी होंगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सीएसआईआर से ओवरलैप भी कर रहा है। तो 90 या 100 नंबर का भी अगर आप टारगेट रखते हैं, तो आप अच्छे से यहाँ पे जेआरएफ ले सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ फेलोशिप जो है वो यहाँ पे ज़्यादा हुई है, 500 है। बाकी इसके लिए समय आने पर जैसे-जैसे हमारी तैयारी आगे बढ़ती जाएगी, जब आपका एग्ज़ाम डेट आएगा, उस पे भी हम चर्चा करेंगे किस तरीके से आपको अप्रोच रखना है। बट अभी आपको इस लिस्ट में अगर आना है, तो आपको 75 नंबर, अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, तो आपको 75 मार्क्स जो हैं, वो आपको यहाँ पे लाना ही लाना होगा। अगर उसके बियॉन्ड उसके नीचे अगर आपकी रैंक आती है, उसके नीचे अगर आपका नंबर आता है, तो आपकी जो कहानी हो जाएगी, वो आपकी दिक्कत वाली हो जाएगी। और बाकी जैसा कि आपको पता ही था कि लास्ट में पहले जो पेपर पैटर्न होता था, उसमें सेक्शन सी में 100 क्वेश्चन होते थे, आपको केवल 75 अटेम्प्ट करने होते थे। इस बार ऐसा कोई सीन नहीं है, सारे क्वेश्चन जो हैं वो कंपल्सरी हैं, तो ऐसे क्वेश्चन दिए जाएँगे जो आपके डुएबल होंगे। तो मुझे लगता है कि अभी एटलीस्ट इतनी तैयारी करिए कि आप 75 से 80 क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में करके आइए और हमारे साथ आप अच्छे से तैयारी करेंगे, जो कि कंटेंट्स वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप आसानी के साथ यहाँ पे मोर देन 100 नंबर का स्कोर या उससे भी ज़्यादा आप स्कोर यहाँ पे गेन कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छी स्कीम यहाँ पे ब्लड की तरफ से की गई है और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है, जो कि आपके बुकलेट में भी नहीं दी गई थी, उन सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे निकाल के आपके सामने रख दिया है। तो इस तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से आपको समय पे मिलती रहेगी, जो कि आपके प्रिपरेशन के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक मैंने काफ़ी चीज़ों को कवर कर दिया है। बाकी ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें अगर आपको अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और बाकी किसी भी तरीके का अगर आपको डाउट होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिएगा, ठीक है? एक्सक्लूसिवली वीडियोज़ के लिए यहाँ पे जॉइन का बटन है, आप इसको जॉइन कर लेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे। बाकी प्लेलिस्ट में जाओगे बेटा, तो इसको जब आप यहाँ पे ओपन करेंगे, तो आपको ये बहुत सारे ऐसे प्लेलिस्ट मिल जाएँगे। करंटली हमारा लक्ष्य आईसीएमआर, जेआरएफ, सीएसआईआर जो कि 2024 के अकॉर्डिंग चल रहा है। बाकी आईसीएमआर की भी आपको प्लेलिस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसे 2023 का पेपर डिस्कशन है, पीवाईक्यूज़ सॉल्यूशन है, तो इसमें सब में 13 वीडियोज़ हैं, 8 वीडियोज़ हैं। फिर इसके बाद अगर आप आईसीएमआर की तैयारी पर आएँगे, मुझे लगता है कि नीचे ये देख लीजिए 2022 क्वेश्चन पेपर डिस्कशन आपको मिल जाएगा, ठीक है? और इसके अलावा आपको आईसीएमआर 2022 है, तो इस तरीके से हमने पूरी तैयारी यहाँ पे आईसीएमआर के रिगार्डिंग हमारे कंटेंट्स जो हैं, वो आपके अवेलेबल हैं। तो आप चाहें तो आप यहाँ पे अच्छी तैयारी आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है? और ये 2023 की जो हमने प्रिपरेशन कराई थी, वहाँ पे 49 वीडियोज़ आपके अवेलेबल हैं। तो मोर देन सफिशिएंट कंटेंट हमारे पास है, ठीक है? आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, समय कम है, कार्य ज़्यादा है, तो उसी के हिसाब से आप पढ़ाई करिए। बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा, अच्छे से आप क्वालीफाई करेंगे। आशा है कि ये इंटरेस्टिंग फैक्ट और वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।